हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल। मेरा नाम है विनोद। और भाई आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग का बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का A to Z कोर्स इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ये वीडियो अभी तक कंप्लीट जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर्स है, उस वो कोर्स अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं डाला है। अगर आप कहीं पे भी सीखने जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर्स, तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर आपको ये सारा कोर्स जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल, ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे, जो भी मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा ट्रेडिंग करने की, उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। आप खुद से एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। पहले स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट क्या है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले देखते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि शेयर मार्केट जो है, ये प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर दोनों जहां पर इंक्लूड रहते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं कुछ लोग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों करी जाती हैं शेयर मार्केट में ही। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि शेयर मार्केट क्या है। Share market is a platform where sellers and buyers jointly assemble to trade on publicly listed shares that assist companies in acquiring funds of advanced time। तो भाई साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये शेयर मार्केट जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों यहां पर मौजूद हैं। जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है वही शेयर मार्केट है। ठीक है, तो अब ये शेयर्स क्या है। शेयर्स किसी भी बैंक में, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में पार्टनरशिप होती है। ठीक है, शेयर्स होते हैं आपकी किसी भी कंपनी या बैंक में हिस्सेदारी। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, अगर सिप्ला कंपनी के 100 शेयर आपने खरीद लिए, तो इसका मतलब है कि आप उन 100 शेयर्स के पार्टनर हैं सिप्ला कंपनी के। अगर कल को कंपनी में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो वो शेयर्स का रेट भी बढ़ेगा। जब शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सेम लॉस के केस में होता है। अगर लॉस होता है कंपनी का तो शेयर्स का दाम घटेगा, शेयर्स का प्राइस गिरेगा। तो उस कंडीशन में फिर लॉस होता है। अब शेयर मार्केट तो वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करता है, हर एक आम आदमी से लेकर के और बड़े प्लेयर जो भी हैं मार्केट में, बैंक्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। लेकिन इस शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे भी दो सबसे बड़े एक्सचेंज है। वो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो काफी पहले से चलता आ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बाद में आया था, बट ये भी काफी पॉपुलर है। दोनों ही काफी बड़े शेयर मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर ये सारी कंपनियां, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, जहां पर भी ये सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, वो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी नई कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में या जो पहले से हैं, तो वो या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है सबसे पहले। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ब्रोकर हो गए, कोई भी शेर खान हो गया, जेरोदा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, काफी सारे हैं। बैंक्स में आप देखेंगे कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, बैंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज बैंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ब्रोकर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, जब आपका डीमैट अकाउंट आप खुलवा लेते हैं किसी भी ब्रोकर के पास या बैंक के पास,
तो आप किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए डिसीजन लेते हैं, आप ऑर्डर डालते हैं उस पे। लेट सपोज मेरा है शेयर खान में, तो मैंने किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए ऑर्डर डाल दिया मार्केट में। तो जब वो मैंने खरीदने के लिए ऑर्डर डाला है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज के पास। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है तो उसके पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है स्टॉक तो उसके पास जाएगी। फिर वो अप्रूव करते हैं उस रिक्वेस्ट को, और तब वो स्टॉक हमारे पास डिलीवर होता है हमारे डीमेट अकाउंट में। सेम जैसे ही हमें खरीदना है या बेचना है, दोनों केसेस में पहले रिक्वेस्ट जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं, मंथली ट्रेडिंग करते हैं, या आप चाहते हैं कि 2-4 महीने स्टॉक को होल्ड करके फिर आप बेच दें, तो ये सारा जो आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, तो आप इनमें से कोई भी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी काफ़ी तरह की ट्रेडिंग होती है, आप कोई भी कर सकते हैं। फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। ठीक है, तो इससे आप शॉर्ट टर्म, कम टाइम के अंदर आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप स्टॉक को खरीदने के साथ साथ स्टॉक को बेच करके भी, एडवांस सेल करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको स्टॉक को खरीदना पड़ता है, जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तब आपका प्रॉफिट बनता है। ट्रेडिंग में आप स्टॉक को खरीद के भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, स्टॉक को बेच करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये है हमारा इन्वेस्टिंग का गोल। ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू gradually build wealth over an extended period of time through the buying and holding of a portfolio of stocks, baskets of stocks, mutual funds, etc. ठीक है, तो स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिनको भी हम लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हम होल्ड करके रखते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं जिससे हम स्टॉक्स को, काफी सारे स्टॉक्स को हमने वहां पर होल्ड करके रख लिया, अलग अलग कंपनी के या किसी एक कंपनी के, कोई साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब जो ज्यादा टाइम के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करता है, तो वो कहलाता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, और ये हमारे हो गए हैं कुछ ट्रेडिंग करने के टाइप्स, जैसे कि डे ट्रेडिंग, इसको इंट्राडे को डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है वीकली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग होता है दिन के दिन आपने स्टॉक को खरीद लिया और उसी सेम डे आपने उसको बेच दिया, या आपने सेम डे बेच के सेम डे उसको खरीद लिया, तो वो हो गया हमारा इंट्राडे। वीकली ट्रेडिंग में आ गया कि आपने स्टॉक खरीद लिया आज, और अब आप एक हफ्ते तक उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद आपने उस स्टॉक को स्क्वेयर ऑफ कर दिया, खरीद लिया तो एक हफ्ते के बाद बेच दिया। ठीक है, तो ये वीकली ट्रेडिंग हो गया। मंथली ट्रेडिंग, 1 महीने तक आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। क्वार्टरली में आप 3 महीने के लिए उस स्टॉक को होल्ड कर लें। तो इस तरह से ये हमारी ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स हैं। वो अब बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर आप कैसे बन सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, या जो बड़ी कंपनियां होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये सारे बिग प्लेयर्स होते हैं। तो तो जो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हो गए रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जो कि हम लोग हैं, आप लोग हो। ठीक है, और एक हो गए इंस्टीट्यूशंस, बैंक, और ये म्यूचुअल फंड्स, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब एक तरफ। और जितने भी इंडिविजुअली कोई भी अगर ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में, वो एक तरफ, वो बोले जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। हम अगर कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाएं, हम इतने वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं कर सकते मार्केट में जितने वॉल्यूम में ये बिग प्लेयर्स करते हैं। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं जितने भी मार्केट में, इनको आइडिया होता है, इनको मार्केट की अच्छी अच्छी खासी नॉलेज होती है कि स्टॉक को कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है। तो ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और ये क्वांटिटी काफी ज्यादा रखते हैं, वॉल्यूम काफी ज्यादा रखते हैं, मिलियंस में, बिलियन में होता है इनका।
तो यही कारण है कि स्टॉक मार्केट का प्राइस जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है, अप ट्रेंड आता है या डाउन ट्रेंड आता है, वो बिग प्लेयर्स की वजह से ही आता है, क्योंकि ये क्वांटिटी काफी ज्यादा लेते हैं। ये लाखों में लेते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो क्वांटिटी जो होती है इनकी लाखों में होती है। इनके पास हर तरह की फंडामेंटल नॉलेज होती है, तो ये किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और बड़े अमाउंट के साथ तब ये मार्केट में उतरते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। तो अब आप कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, जहां पर ये बिग प्लेयर्स जो हैं, बड़े प्लेयर्स, जहां पर ये स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, उन्हीं इन्हीं के फुट स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। जहां पर ये खरीदते हैं और जहां पर ये बेचते हैं, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो करके हमें वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, और वहीं पे हमें ट्रेडिंग करनी होती है। तो दो तरीके के एनालिसिस हैं, जैसे कि एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करेंगे, उसमें आपको किसी भी कंपनी का या बैंक का या जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसकी आपको बैलेंस शीट रीड करनी पड़ेगी, प्राइस अर्निंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा। ये सब आना चाहिए, तब जाके आप उस स्टॉक में खरीदने या बेचने का डिसीजन ले पाओगे। इतने सब चीजों से बचने के लिए दूसरा होता है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस, जो हम कैसे करते हैं, चार्ट्स को एनालाइज करके, चार्ट्स रीड करके, स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री देख करके, तो वो सब चेक करके हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो मैंने आपको ये बताया, बिग प्लेयर्स जहां पर खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो चीज भी हम चार्ट्स पे ही रीड करते हैं कि कहाँ पर स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा आया, कहाँ पर कम आया। ठीक है, तो इजी जो रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस रहता है, और जो थोड़ा मुश्किल है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, प्राइस अर्निंग रेशो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारा कुछ। अब मार्केट कितने तरह की होती है ये आप जान लेते हैं। चार तरह की होती है मार्केट: इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटीज मार्केट और करेंसी मार्केट। इक्विटी मार्केट में जो भी शेयर्स वगैरह होते हैं, कंपनियों के, बैंक्स के जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं, वो इक्विटी मार्केट होती है। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट में आता है। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें जो ट्रेडिंग करते हैं वो सारे कमोडिटीज में आ गए। करेंसी में हमारा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, ये सब इसमें आ गया। तो आप किसी भी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करेंगे, फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। मैं जो करता हूँ, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। दो तरीके की मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो बुलिश जो है हमारा, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो हम उसको बुलिश मार्केट भी बोल सकते हैं। जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है हम उसको बेयरिश मार्केट भी बोल सकते हैं। तो जहां पर भी डिमांड जोन बनता है और सप्लाई जोन बनता है, ये हम आगे सीखेंगे कि डिमांड जोन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, सप्लाई जोन हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि जहां पर भी खरीदने वाले बेचने वालों से ज्यादा होते हैं, तो वहां पे डिमांड जोन बनता है। सप्लाई जोन वहां पे बनता है जहां पर बेचने वाले ज्यादा होते हैं खरीदने वालों से। ये देख लेते हैं कैंडल्स। आपने देखा होगा चार्ट पे कि दो तरीके की होती हैं, एक ग्रीन कलर की कैंडल और एक रेड कलर की कैंडल्स होती हैं। तो ग्रीन कलर की कैंडल्स जो होती है हमारी, वो बुलिश का सिग्नल देती हैं, मतलब कि वहां पर बायर्स ज्यादा हैं। और जो रेड कलर की कैंडल्स बनती हैं, वो बियरिश का सिग्नल देती हैं कि वहां पर सेलर ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा है। तो ये किसी भी कैंडल की अगर ऊपर की तरफ ऐसे वीक होती है तो हम इसको बोलते हैं टॉप शेडो, और नीचे की तरफ जो कैंडल की वीक होती है उसको हम बोलते हैं बॉटम शेडो। ग्रीन ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस जहां पे ओपन होता है वहां से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है।
और किसी का प्राइस अगर जहाँ पे ओपन होता है वहां से क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ होती है तो रेड कलर की कैंडल बन जाती है। अब जैसे ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ तक इसका प्राइस गया हाई और यहाँ तक प्राइस गया लो, नीचे तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर। तो ये जो बॉडी पार्ट है ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इसके बीच का होता है। और जो इसकी टॉप शेडो और बॉटम शेडो होती है वो हमें ये दिखाती है कि प्राइस यहाँ तक ऊपर गया था, ये हाई। बॉटम शेडो दिखाती है कि प्राइस यहाँ तक नीचे गया था, सेम रेड कैंडल में। ठीक है, इस पूरी को हम बोलते हैं रेंज। पूरा हाई से लेके लो तक, लो प्राइस तक ये पूरा रेंज होता है कैंडल का। डिफरेंट टाइम फ्रेम फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग पर्पस। अब अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं अलग अलग ट्रेडिंग करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंथली ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग, किसी भी तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको टाइम फ्रेम्स पता होने चाहिए। ये आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मंथली ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा, वीकली चार्ट देखना पड़ेगा और डेली चार्ट देखना पड़ेगा। वीकली ट्रेडिंग करनी है तो इसमें इसी तरह से पहले वीकली चार्ट देखना होगा, फिर डेली चार्ट, फिर आवरली चार्ट। और डे ट्रेडिंग और जो इंट्राडे होता है इसमें डेली चार्ट, आवरली चार्ट और 15 मिनट का चार्ट, ये आपको देखना पड़ेगा इंट्राडे करने के लिए। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मैं साथ साथ आपको यहाँ पे चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि उसमें आपको साथ के साथ प्रैक्टिकल भी समझ आ जाए। तो ये हमारा चार्ट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्टॉक ओपन किया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पे अब आपको दिख रही हैं रेड कलर और ग्रीन कलर की कैंडल्स। तो कैंडल्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है बेस कैंडल और एक होती है लेग कैंडल। तो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। तो जो हमारी बेस कैंडल होती है उसका जो बॉडी पार्ट होता है बीच का वो 50% या उससे कम होता है। टोटल जो रेंज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, किसी भी कैंडल की जो रेंज होती है वो यहाँ से लेकर के प्राइस से लेकर के और लो प्राइस तक जो कंप्लीट रेंज है उस पूरी रेंज का आधा या आधे से कम, 50% या 50% से कम अगर बॉडी पार्ट है तो वो हमारी बेस कैंडल कहलाती है। और कंप्लीट रेंज का अगर 50% से ज्यादा है बॉडी पार्ट तो वो हमारी लेग कैंडल होती है। जैसे कि आपको ये वाली दिख रही है, इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, इसकी टॉप शेडो बॉटम शेडो छोटी है, तो ये हमारी लेग कैंडल है। और ये इस तरह की कैंडल्स जितनी भी रहेंगी वो हमारी बेस कैंडल रहेंगी। अब जरूरी नहीं है कि इसका जो बॉडी पार्ट है वो बीच में ही होना चाहिए, ऊपर नीचे की टॉप शेडो और बॉटम शेडो बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है बॉडी पार्ट यहाँ की जगह अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको हटा दूं अगर, अब ये ऐसी अगर कैंडल है, ठीक है, तो तब भी ये बेस कैंडल है क्योंकि इसका जो ये बॉटम शेडो है ये इस बॉडी पार्ट से ज्यादा है। ठीक है, तब भी ये बेस कैंडल रहेगी। और चार्ट में भी मैं आपको कुछ यहाँ पे कैंडल्स दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर तरह की कैंडल दिख रही होगी, छोटी बड़ी। ठीक है, ये नीचे वॉल्यूम है, इसको हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैंडल है ये वाली, ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट छोटा है, इसका टॉप शेडो जो आप देख सकते हैं, अपर विक जो है इसकी टॉप शेडो वो बड़ी है और बॉटम शेडो भी नीचे छोटी सी है, बट बॉडी पार्ट इसके कंपैरिजन में देखें तो काफी छोटा है। ठीक है, इसीलिए ये बेस कैंडल है। अब ये जैसे कि आप देखेंगे ये भी बेस कैंडल है क्योंकि इसका जो ये बॉटम शेडो है और ऊपर भी छोटी सी यहाँ पे विक बनी हुई है टॉप शेडो। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो इसके बॉडी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है या बॉडी पार्ट उससे कम है तो बेस कैंडल रहेगी। अगर वो जो पूरी कैंडल की रेंज होती है जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, अब जैसे कि ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है,
तो इसका टॉप शेडो और बॉटम शेडो इसके बॉडी पार्ट से छोटा है, बॉडी पार्ट बड़ा है। तो ये हमारी बैक कैंडल है। इसी तरह से ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, इसका हमारा टॉप शेडो और बॉटम शेडो बॉडी पार्ट से छोटा है, बॉडी पार्ट बड़ा है, तो ये हमारी लेग कैंडल है। ऐसे ये ग्रीन कलर की कैंडल हमारी लेग कैंडल है। ये हमारी बेस कैंडल है तीनों, क्योंकि इनका बॉडी पार्ट जो है इस कंप्लीट कैंडल की रेंज से कम है, मतलब 50% से आधे से कम है, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस चार्ट पे। ये होती है हमारी बेस कैंडल और लेग कैंडल। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो होते हैं वो लेग कैंडल और बेस कैंडल इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो ये 3 कैंडल है ना, ये है बेस कैंडल, और इसके लेफ्ट वाली जो ये कैंडल है ये हमारी लेग इन कैंडल इसको बोलेंगे, और जो ये राइट में कैंडल है इसको हम बोलेंगे लेग आउट कैंडल, इस वाली कैंडल पे। तो कोई भी जोन बनने के लिए, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, कोई भी जोन बनने के लिए उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लेग कैंडल का होना जरूरी है। बेस कैंडल्स के लेफ्ट और राइट साइड में लेग कैंडल जब होगी तभी वहां पर कोई डिमांड या सप्लाई जोन बनेगा। जैसे यहाँ पर है, ये 3 बेस कैंडल्स हैं और यहाँ पर ये लेग आउट कैंडल है और ये लेग इन कैंडल, ये बन रहा है यहाँ पर डिमांड जोन। जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे बताया था, ये लेग इन कैंडल है, ये 2 बेस कैंडल्स हैं, फिर ये लेग कैंडल है। तो ये बेस कैंडल के राइट में है तो इसीलिए इसको दिया गया नाम लेग आउट कैंडल, और ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसको लेग इन कैंडल बोला जाता है, ठीक है। अब जब भी हम कोई जोन मार्क करते हैं तो उसको कैसे मार्क करना है, जो बेस कैंडल हमारी, जिस बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है वहां पे हमें मार्क करनी होती है प्रोक्सिमल लाइन। जैसे कि इन दोनों बेस कैंडल्स में अगर आप देखेंगे, जो बॉडी पार्ट है वो इस वाली बेस कैंडल का ऊपर है। अगर टॉप शेडो इस कैंडल की ऊपर होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पार्ट जो है अगर इस कैंडल का इस वाली बेस कैंडल से ऊपर होता तो हम वहां पर रखते प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रोक्सिमल लाइन हम उसको बोलते हैं जो करंट मार्केट प्राइस के पास में होती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। डिस्टल लाइन उसको बोलते हैं जो करंट मार्केट प्राइस से दूर हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, मैंने जो ये दिखाया आपको, अगर मैं इसको मार्क करूं, लेग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, इसको अगर मैं डिमांड जोन मार्क करूं तो फिर प्रोक्सिमल लाइन कहाँ होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्क हो गया जोन। तो अब जो इसमें ये ऊपर वाली लाइन है, करंट मार्केट प्राइस वाली लाइन, सबसे पहले देख लेते हैं। ये वाली है 585.20, जो ये करंट मार्केट प्राइस है। तो इस करंट मार्केट प्राइस के नीचे पास में कौन सी लाइन है, ऊपर वाली लाइन पास में है, नीचे वाली दूर है, ठीक है। तो ये पास में इसलिए इसको प्रोक्सिमल लाइन बोलते हैं, और जो ये दूर है इसको हम डिस्टल लाइन बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। अब ये लेगिन कैंडल हो गई, ये बेस हो गई कैंडल्स, और ये लेग आउट कैंडल हो गई। तो ये प्रॉपर हमारा जो मार्क कर लिया हमने, ये डिमांड जोन बन गया, क्योंकि हमने जो जोन मार्क किया है उसमें लेग आउट कैंडल का कलर ग्रीन है, ठीक है। तो लेग आउट कैंडल का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है तो डिमांड है, तो इसीलिए ये जो जोन है हमारा ये डिमांड जोन। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको सप्लाई जोन का भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये कैंडल है रेड कलर की, ये लेग कैंडल है, और यहाँ पर ये बेस कैंडल है, फिर लेग कैंडल है, लेग कैंडल। तो इन दोनों लेग कैंडल के बीच में ये 4 बेस कैंडल्स हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक जोन बन रहा है। और ये कौन सा जोन बन रहा है कैसे पता चलेगा, जो बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल बनी है लेग कैंडल वो रेड कलर की बनी है, तो ये हमारा जोन है सप्लाई जोन, ठीक है। तो इसीलिए
इसको जब हम मार्क करेंगे तो प्रोक्सिमल लाइन जो होगी हमारी वो इस कैंडल, ये वाली आपको दिख रही है नीचे ग्रीन कलर की, ये वाली बेस कैंडल जहां पर ये मेरा कर्सर है माउस का, तो यहाँ हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। यहाँ पर क्यों रखेंगे? जैसे कि डिमांड जोन में मैंने बताया था, जिस भी बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे ऊपर होता है वहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन रखते हैं। तो सप्लाई जोन में उसी का उल्टा है, जिस भी बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे की तरफ होगा वहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। तो अब एक, दो, तीन, चार, इन चार में से इस वाली कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे, इसलिए यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और डिजिटल लाइन जो होगी हमारी वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। डिजिटल लाइन कहाँ पे ड्रॉ होती है? अब जैसे ये प्राइस पहले ऊपर गया, फिर बेस कैंडल बनी, फिर नीचे आ रहा है, ये रिवर्स पैटर्न है। तो जब भी रिवर्स पैटर्न होगा मार्केट में तो हमारी डिजिटल लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें इन इस पूरे पैटर्न को कंसीडर करेंगे, लेग इन कैंडल को, बेस कैंडल्स को, लेग आउट कैंडल को, पूरे पैटर्न को कंसीडर करके ये देखेंगे कि अब ये सप्लाई जोन है तो इसमें सबसे हाईएस्ट बॉडी पार्ट या टॉप शेडो किस कैंडल का है। तो ये वाली जो लेग इन कैंडल है इसका बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है। अगर किसी बेस कैंडल का बॉटम शेडो या बॉडी पार्ट सबसे ऊपर होता तो वहां तक हम डिजिटल लाइन मार्क करते, बट इसको कहाँ तक करेंगे हम? जहां तक ये, ठीक है, जहां तक इस वाली कैंडल का ये है हाईएस्ट पॉइंट, इस लेगिन कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो यहाँ पर है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हमारी डिजिटल लाइन होगी। ठीक है, और अगर रिवर्स पैटर्न नहीं होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, जैसे कि इसको मान लो आप कि ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है, इस चार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ। मान लो एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यहाँ से यू टर्न नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है और बीच में आ गया एक जोन। तब हम कैसे मार्क करेंगे? जैसे मैंने इसको मार्क किया हुआ है ऐसे, डिजिटल लाइन को मार्क करते वक्त हम लेगिंग कैंडल को इग्नोर करेंगे, बेस कैंडल्स को और लेग आउट कैंडल को, इनको कंपेयर करके ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि सबसे नीचे बॉटम शेडो या कैंडल का बॉडी पार्ट किस कैंडल का है। या तो सबसे नीचे बॉडी पार्ट होना चाहिए किसी कैंडल का, या ये जो बॉटम शेडो है ये होनी चाहिए। जिसकी सबसे नीचे है वहां पे हम डिजिटल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इस वाली बेस कैंडल का जो बॉटम शेडो है और इस लेग आउट कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो दोनों का सेम लेवल पे है। ठीक है, इस वाले इस सेम लेवल पे है, तो इसलिए डिजिटल लाइन यहाँ पर मार्क हुई है। लेगिंग कैंडल का हमें नहीं देखना है कंटिन्यूअस पैटर्न में। अगर रिवर्स पैटर्न आता है तब हम डिजिटल लाइन मार्क कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे। ठीक है, तब हम लेगिंग कैंडल को भी देखेंगे कि लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल और ब्लैकआउट कैंडल तीनों को हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे किस कैंडल का बॉडी पार्ट या बॉटम शेडो सबसे नीचे है। अब जैसे ये रिवर्स पैटर्न होता तो फिर हमारी डिजिटल लाइन यहाँ पर होती। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के और डीपली समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जैसे ये वाली कैंडल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इस कैंडल की एक कंप्लीट रेंज है। ठीक है, तो ये इस कैंडल की एक कंप्लीट रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारी लेग लेग कैंडल है। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की, इसका बॉटम शेडो जो है वो टॉप शेडो, उसके कंपैरिजन में बॉडी पार्ट काफी छोटा, तो ये हमारी बेस कैंडल है। तो ये हमने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क किया था। ये डिमांड जोन है, क्यों है? क्योंकि लेग आउट कैंडल ग्रीन कलर की है। ये प्रोक्सिमल लाइन होगी, ये डिजिटल लाइन होगी। अब ठीक इसी तरह सप्लाई जोन होता है, जैसे मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाया। तो प्रोक्सिमल लाइन इसकी हमारी लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पर रहेगी? जो बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे होगा वहां पर प्रोक्सिमल लाइन रहेगी।
ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन मार्क करते वक्त हमें सिर्फ बेस कैंडल को देखना है, किस बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे नीचे है सप्लाई जोन में, और डिमांड जोन में किस बेस कैंडल का बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम डिजिटल लाइन मार्क करते हैं तो वहां पर ये देखना है कि चार्ट का पैटर्न कौन सा है। कंटिन्यूअस पैटर्न है, ऊपर की तरफ जा रही हैं कंटिन्यूअसली कैंडल्स, या नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली आ रही हैं, तो कंटिन्यूअस पैटर्न है। ठीक है। अगर रिवर्स पैटर्न है कि जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था फिर वहां से यू टर्न लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो रिवर्स पैटर्न है, तो वहां पे हम तीनों को कंसिडर करेंगे डिजिटल लाइन मार्क करते वक्त। जैसे ये वाली जो लैगिंग कैंडल है इसका तो शेडो यहाँ पर है, तो ऐसे केस में हम जब लाइन मार्क करेंगे डिजिटल लाइन तो यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, अगर रिवर्स पैटर्न होगा तो यहाँ पर मार्क करेंगे इसको। और कंटिन्यूअस पैटर्न रहेगा, ये प्राइस गिरता हुआ आ रहा है तब यहीं पर जहां पर मैंने मार्क की हुई है यहीं पर करेंगे, लेकिन कैंडल को इग्नोर करेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न में। तो अब डिमांड जोन या सप्लाई जोन, उसको मार्क करने का सही तरीका अब हम सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आएंगे, जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं ना, कंटिन्यूअस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये रिवर्स पैटर्न है। पहले इसको देखते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न को। तो प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन आपको समझ में आ गया। अब जैसे ये चार्ट हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 585, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की लाइन, ये करंट मार्केट प्राइस है। तो जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसके पास में, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है। तो ये जो हमारी रेड कलर की लाइन अब यहाँ पर ड्रॉ है ये हमारी प्रोक्सिमल लाइन है, क्योंकि ये इसके पास में है करंट मार्केट प्राइस के। ठीक इसी तरह मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली लाइन हमारी अब जो है सेकंड नंबर पे, ये हमारी डिजिटल लाइन है, इसको मैं कलर दूसरा दे देता हूँ। ठीक है। ये ऑरेंज कलर की लाइन हमारी डिजिटल लाइन है। अब इसी तरह से सप्लाई जोन मार्क करते वक्त जो हमारी लाइन आएगी, तो रेड कलर दे देता हूँ मैं प्रोक्सिमल लाइन को। ठीक है। और डिजिटल लाइन को मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे पहले इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये करंट मार्केट प्राइस है, इसके पास में ये लाइन भी है और इसके पास में ये ऊपर वाली लाइन भी है। तो पहले जो पास में आ रही है वो ये लाइन आ रही है, ऊपर वाली लाइन दूर है करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है। तो सप्लाई जोन की ये वाली लाइन, डिमांड जोन की ये वाली लाइन प्रोक्सिमल लाइन ये बोली जाएंगी। और इसी तरह से डिमांड जोन की ये ऑरेंज कलर की लाइन और सप्लाई जोन की ये ऑरेंज कलर की लाइन, ये दोनों डिजिटल लाइन, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस से दूर है। ठीक है। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर हम पैटर्न की बात कर रहे थे। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न हमारा इस तरह का दिखता है कि जब कैंडल्स ऊपर की तरफ ही जाने लग रही है, कैंडल्स ग्रीन कलर की बन रही हैं और ऊपर की तरफ जाने लग रही है, प्राइस बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे यहाँ पे बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल बनी, एक डिमांड जोन बना, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से भी ऊपर की तरफ आ रहा था, तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होगा। ठीक है। इसको हम रैली बेस रैली भी बोलते हैं। और ये हमारा जैसे पैटर्न है, रेड कलर की कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, रेड कलर की कैंडल्स बन रही है। फिर यहाँ पर एक जोन बनता है डिमांड जोन, ग्रीन कलर की लेगआउट कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो ये हमारा एक जोन बन जाता है डिमांड जोन। अब प्राइस गिरता हुआ नीचे आ रहा था फिर ऊपर जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे रिवर्स पैटर्न। ठीक है। सेम इसी तरह अगर ये यहाँ से चेंज हो जाए पैटर्न, यहाँ से प्राइस अब गिरने लग जाए ऊपर जाते हुए कैंडल, तो फिर वो हमारा रिवर्स पैटर्न हो जाएगा। नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आने लग गया, तो वो रिवर्स पैटर्न हो गया। या ऊपर से नीचे आ रहा था प्राइस, तब नीचे से फिर यू टर्न लेके ऊपर जाने लग गया, वो रिवर्स पैटर्न हो गया। तो चार्ट में देखते हैं कोई रिवर्स पैटर्न कहाँ होता है। अब जैसे
जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल्स बन रही है, नीचे की तरफ आ रहा था प्राइस गिरता हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर जाने लग गया, तो ये यहाँ पे रिवर्स हो गया पैटर्न। यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ पर डिमांड जोन दिख जाएगा। जैसे ये लेग कैंडल है, ये लेगिंग कैंडल है, ये लगाओ, और जो ये बीच में बनी हुई है ये हमारी बेस कैंडल है, ये बन गया है यहाँ पर डिमांड जोन। इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं आप कि ये डिमांड जोन बन गया है। अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, प्रोक्सिमल और डिजिटल लाइन मार्क करते वक्त क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि अब ये रिवर्स पैटर्न है, तो इसमें जब हम यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करेंगे तो जो प्रोक्सिमल लाइन है वो तो बेस कैंडल के हाईएस्ट बॉडी पार्ट पे रहेगी, लेकिन जो डिजिटल लाइन है वो कहाँ पे रहेगी, डिजिटल लाइन को मार्क करते वक्त हम लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, इन तीनों में ये देखेंगे कि किस कैंडल का बॉटम शेडो या बॉडी पार्ट सबसे नीचे है। ये जैसे डिमांड जोन है तो किस कैंडल का बॉडी पार्ट या बॉटम शेडो सबसे नीचे है, तो इस बेस कैंडल की है तो हमने डिजिटल लाइन यहाँ पे रखी। अगर इस लेगिंग कैंडल का ये, आप सपोज करो कि इस लेगिंग कैंडल का बॉडी पार्ट या इसका बॉटम शेडो यहाँ पर होता, ठीक है, तब हम अपनी जो डिजिटल लाइन रखते हो कहाँ पर रखते, वो यहाँ पर रखते, यहाँ पर नहीं रखते, यहाँ पर रखते, जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, डिजिटल लाइन यहाँ तक आती है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स पैटर्न है। और अब एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कंटिन्यूअस पैटर्न पर, ताकि वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है, कंटिन्यूअस पैटर्न के, अब जैसे कि ये प्राइस देखो, यहाँ से पहले यू टर्न हुआ फिर ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से देखो एक डिमांड जोन यहाँ पे है, लगआउट, लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल, लगआउट कैंडल, ये डिमांड जोन है, फिर से डिमांड जोन बन गया, लगआउट कैंडल और दो बेस कैंडल, और कॉन्टिन्यूसली प्राइस आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न हो, कॉन्टिन्यूस पैटर्न, और वहां पे आपको कोई डिमांड जोन मार्क करना पड़े, जैसे इस वाले को हम देखते हैं, ये आपको अगर मार्क करना पड़े डिमांड जोन, तो इसकी लेगिंग कैंडल को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे बेस कैंडल और लेगआउट कैंडल को डिजिटल लाइन मार्क करते वक्त, ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन जैसे कि हमने मार्क कर दी यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो इसकी बॉटम शेडो यहाँ पर होती लेगिंग कैंडल की, अब हमें डिमांड जोन मार्क करना है, तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे मार्क, यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे मार्क करेंगे हम यहाँ तक नहीं करेंगे डिजिटल लाइन को, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो इसमें हम इन लेगिंग कैंडल को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिजिटल लाइन को यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हम कैसे रखेंगे, एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, हम यहीं तक रखते हैं। अब भले ही इसकी लेगिंग कैंडल की बॉटम शेडो या इसका बॉडी पार्ट इसके नीचे होता है, यहाँ कहीं होता, तब भी हम डिजिटल लाइन को यहीं पे रखते, लेगिंग कैंडल को छोड़ करके, इग्नोर करके, जो बची हमारे पास बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, इन दोनों में से देखना है जिस कैंडल का सबसे नीचे होगा बॉडी पार्ट या बॉटम शेडो, वहां पे डिजिटल लाइन होगी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में, जैसा कि ये है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। सप्लाई जोन में इसी का उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ये वाला जो सप्लाई जोन है ये हमारा रिवर्स पैटर्न है, क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले ऊपर जा रहा था कंटिन्यूअसली और यहाँ पे एक जोन बन गया फिर नीचे आ रहा है, तो ये हमारा रिवर्स पैटर्न है। तो इसमें हम इस लेगिंग कैंडल को भी देखेंगे, बेस कैंडल को भी देखेंगे और लेग आउट कैंडल, तीनों में जिसका सबसे ऊपर होगा बॉडी पार्ट या ये टॉप शेडो, वहां पे हम रखेंगे डिजिटल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पर रखेंगे, ये देखिए, एक दो तीन चार, चार में से इस वाली बेस कैंडल का सबसे नीचे है, तो यहाँ पर हम रखेंगे प्रोक्सिमल लाइन।
कलर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये होगी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर। ये मार्क हो गया हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम्स की। ठीक है, किसी भी स्टॉक पे ट्रेडिंग करने के लिए टाइम फ्रेम्स को देखना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये कितने तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं? ये होते हैं हमारे पास मेनली 3 तरीके के टाइम फ्रेम्स। एक हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम। तो सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है वो हायर टाइम फ्रेम हमारा किस लिए यूज होता है? कर्व को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज टू एक्सेस द कर्व। तो ये पता करने के लिए होता है हायर टाइम फ्रेम कि हमें स्टॉक में खरीदने का डिसीजन लेना है या बेचने का डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम और ये जो 3 टाइम फ्रेम हैं, ये हमारे डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहाँ पर हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। अभी जैसे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, ये हमारा किस लिए यूज होता है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में। नीचे का ट्रेंड चल रहा है, ऊपर का ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। ठीक है, ये हमें पता चलता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें जो खरीदना है या बेचना है स्टॉक को, वो कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर हमें वो खरीदना है बेचना है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो हम मार्क करेंगे खरीदने या बेचने के लिए, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे करेंगे हमेशा। अब हायर टाइम फ्रेम जो है, इसका मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है। तो ये आप समझ लो कि ऊपर की तरफ ये सप्लाई जोन है, ठीक है, नीचे की तरफ ये डिमांड जोन है हमारा। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली इक्वल डिस्टेंस पे। अगर इसका हम करें तो ये मान के चलो कि अगर 3 से डिवाइड करें 100 को, तो 33% कुछ समथिंग यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 66% के अप्रोक्स, और फिर 99 पॉइंट जो भी है वो 100। तो इक्वल डिस्टेंस पे हमने अगर ये 3 लाइन ड्रॉ की, ये चेक करने के लिए कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कौन से जोन में चल रहा है। अगर वो इस वाले एरिया में चल रहा होगा करंट मार्केट प्राइस ड्रॉ करने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन के पास है, हाई ऑन द कर्व है। हाई ऑन द कर्व है का मतलब है कि हमें उस स्टॉक को बेचने का डिसीजन लेना है, उसको खरीदने का डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि सप्लाई जोन के पास पहुंच चुका है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जो सबसे नीचे वाला ये बॉक्स है, इसमें अगर करंट मार्केट प्राइस घूम रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे लो ऑन द कर्व है। मार्केट का जो प्राइस है वो लो ऑन द कर्व है, यानी कि डिमांड जोन के पास है। तो हम क्या करेंगे, जब डिमांड जोन के पास प्राइस है तो हम उसको खरीदने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि डिमांड जोन में जब एंट्री मिलती है, डिमांड जोन से क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। सप्लाई जोन में जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। और जब बीच वाले बॉक्स में करंट मार्केट प्राइस हमारा यहाँ कहीं होगा, तो उसको बोलेंगे साइडवेज है मार्केट या इक्विलिब्रियम है। यानी कि चार्ट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए या नीचे की तरफ। ठीक है, मार्केट मतलब उसमें एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, मार्केट कंफ्यूज है कि उसको ऊपर जाना है स्टॉक को या नीचे जाना है। तो वो हो गया हमारा साइडवेज मार्केट या इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये आता है हमारा सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जिसको हम हायर टाइम फ्रेम पे देखने के बाद फिर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम चेक करते हैं ट्रेंड देखने के लिए।
हायर टाइम फ्रेम से हम ये पता करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे है, एक्चुअली में हमें इसको बेचने का डिसीजन लेना है खरीदने का। अब हमने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे डिमांड जोन के पास, हमें इसको खरीदने का डिसीजन लेना है, लो ऑन द कर्व है। तो फिर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर हमारा ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है, तो फिर डेफिनेटली हम उस स्टॉक पे एंट्री लेने का फाइनल डिसीजन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जैसे हायर टाइम फ्रेम जो है वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगेंस्ट होगा तो हम वहां पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस स्टॉक पे। अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, तो हम उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हम वहां पे खरीदने या बेचने का डिसीजन इजीली ले सकते हैं। अब ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो ये मैंने कैंडल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो आप देखोगे कि सातवीं कैंडल पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं कैंडल पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे ड्रॉ किया, जहां पर हमारी मूविंग एवरेज जो थी वो, और ये वर्टिकल लाइन, ये दोनों आपस में जहां पे एक दूसरे को काट रही थी, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अब जो मूविंग एवरेज है वो इस वाले बॉक्स में है, इस वाले बॉक्स में है, मतलब अप ट्रेंड है। अगर इस लाइन के बिल्कुल साथ या इस लाइन के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती तो क्या होता, वो ना तो अप ट्रेंड होता ना डाउन ट्रेंड, वो होता फिर साइडवेज। ठीक है, यहाँ इस लाइन के पास कहीं भी चलती तो ये मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 का। तो अब मैं इसमें बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज जब भी आप ऐसे इंडिकेटर में यूज करोगे, और किसी इंडिकेटर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज करना है। और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं पहले यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट 9 रहता है, मैं इसको 50 का कर लेता हूँ फिर अब, और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब ये 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगाया, ठीक है। 50 का मतलब है, 50 मूविंग एवरेज का मतलब है कि जो भी चार्ट ओपन कर रखा है, जैसे डेली का चार्ट ओपन कर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये 50 दिनों का एवरेज दिखाएगी मूविंग एवरेज। ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, और मैंने 50 इसमें सेलेक्ट कर दिया सेटिंग में जाके, तो ये 50 दिनों का एवरेज दिखा रही है लाइन, 50 डेज का एवरेज दिखा रही है कि कहाँ पर है मार्केट का प्राइस जो है, ट्रेंड जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब अगर इसको हम सातवीं कैंडल पे देखें, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं कैंडल, ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसका कलर मैं इसकी थिकनेस बढ़ा के मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये मूविंग एवरेज है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये लाइंस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, उसकी भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये इस लाइन के पास होती तो कौन सा होता हमारा ये ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड होता मार्केट का। तो ये साइडवेज ट्रेंड है, आप देख सकते हैं। पहले ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर से आई मूविंग एवरेज, और फिर नीचे आई, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड है। जब ये मूविंग एवरेज पूरी तरह ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी, तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और जब ये हमारी लाइन इस वाले बॉक्स में आ जाएगी ऊपर की तरफ, तब ये होगा अप ट्रेंड। ऐसे साथ में चलेगी तो साइडवेज। ये हो गया इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम। तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा जहाँ पे हमें फाइनल डिसीजन लेना है
खरीदने या बेचने का अगर हमने सोचा है उसको बाय करने का, ठीक है, बाय करने के लिए हम क्या मार्क करेंगे, डिमांड जोन। अगर हम उसको बेचने का सोचेंगे तो हम क्या मार्क करेंगे, सप्लाई जोन। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है ये डिमांड जोन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। ये रेड कलर की लेग कैंडल्स हैं, प्राइस नीचे आ रहा था, फिर दो बेस कैंडल बनी और एक ब्लैकआउट कैंडल बन गई ग्रीन कलर की, यानी कि डिमांड जोन बन गया है यहाँ पे। मार्क कैसे किया है मैंने, जैसे आपको बताया था, प्रोक्सिमल लाइन को यहाँ पे ही मार्क किया है, इस वाली बेस कैंडल के हाईएस्ट बॉडी पार्ट पे, जो सबसे ऊपर है बॉडी पार्ट इस वाली बेस कैंडल का है, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन को रखा और डिजिटल लाइन को हमने रखा यहाँ पे। तो जैसे कि ये प्राइस मैंने दिखा रखा है यहाँ पे नीचे गिरता हुआ आ रहा है, वो लैगिंग कैंडल और ये वाली बेस कैंडल, इन दोनों का जो ये है लोवेस्ट पॉइंट है प्राइस का, वो सेम ही लेवल पे है। तो यहाँ पर डिजिटल लाइन हो गई, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम हम इसको बोलते हैं, जहां पर हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अब इसमें हम सीखेंगे कि जो टाइम फ्रेम्स हैं उनको यूज कैसे करना है। हमने ये तो देख लिया, हायर टाइम फ्रेम होता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है और एक लोअर टाइम फ्रेम होता है। बट अब उनको यूज कैसे करना है ये आपको अब समझ में आएगा। अब किसी कैंडल में हमने अगर मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, जैसे मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो स्टॉक खुला हुआ है यहाँ पे, ये चार्ट ओपन है, तो इसमें ऊपर आपको ये दिख रहे होंगे 5 1H 1D। 1H मीन्स 1 आवर का चार्ट अगर देखना है, तो 1D 1 डे का चार्ट देखना है तो 1M ये आपको दिख रहा होगा 1 मंथ का। और भी आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करके ऑप्शंस देख सकते हैं, वीकली का देखना है तो, या मिनट्स में 15 मिनट्स का, जो भी आपको चार्ट देखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं मंथली वाला चार्ट सेलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो चार्ट है, अगर मंथली ट्रेडिंग आपको करनी है तो उसमें सबसे पहले आप जो चार्ट देखोगे वो मंथली चार्ट देखोगे और उसको हम बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मंथली चार्ट है और ये है हमारा मंथली ट्रेडिंग करने के लिए हायर टाइम फ्रेम। फिर मंथली ट्रेडिंग करनी है तो जो नेक्स्ट चार्ट आप देखोगे वो देखोगे वीकली चार्ट, जो हमारा बन जाएगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जिसपे हम क्या करेंगे, ट्रेंड चेक करेंगे कि अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। फिर वीकली चार्ट के बाद हमारा आएगा, फाइनली जब हमें ये पता चल जाएगा मंथली चार्ट से, हमें कर्व पता चल जाएगी, हाई ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व है, खरीदने का डिसीजन लेना है उसको या बेचने का डिसीजन लेना है, या मार्केट साइडवेज है, ठीक है। मंथली चार्ट से हमें पता चल गया कि खरीदने का डिसीजन लेना है, लो ऑन द कर्व है। वीकली चार्ट ने बता दिया कि अप ट्रेंड है, तो फाइनल डिसीजन हमें लेना है कि इसको खरीदना है, तो डिमांड जोन एक हमें मार्क करना पड़ेगा। तो डेली चार्ट पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको डिमांड जोन को मार्क करेंगे। तो हमारा जैसे अब ये मंथली चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें कर्व चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हम चेक करेंगे। करंट मार्केट प्राइस जैसे यहाँ पर 585 के पास है, ये वाली जो अभी है लेटेस्ट कैंडल यही वाली चल रही है, तो हमें डिमांड जोन पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऊपर कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। सबसे पहले जब आप ये देख लेंगे कि कोई सप्लाई जोन है या नहीं है, तो आपका काम इजी हो जाएगा, आपको डिमांड जोन भी मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऊपर में कोई सप्लाई जोन नहीं है तो, ठीक है। तो अब इस चार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ओवरऑल अभी जो प्राइस चल रहा है इसका ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ओपन हुआ था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1995 94 में, ठीक है। इसके बाद से जो प्राइस इसका गया है हाई, हाई प्राइस जो इसका गया है वो गया है यहाँ पे 2022 में। तो अब ऊपर की तरफ कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर चेक करेंगे सप्लाई जोन देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे था सप्लाई जोन बट वो ऑलरेडी इन कैंडल्स ने उसको टच कर दिया ऑलरेडी, वो सप्लाई जोन अब फ्रेश नहीं है। तो हमें फ्रेश सप्लाई जोन देखना होता है। इसके ऊपर जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन के ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, ये कैंडल्स बनी हुई हैं, फिर ये करंट कैंडल है, ठीक है।
अगर इनके ऊपर कोई सप्लाई जोन होता तो फिर हम मार्क करते उस सप्लाई जोन को, यहाँ पे मार्क करते इस डिमांड जोन को ऐसे, और फिर देखते कि जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है जो 585 है वो इस डिमांड जोन के पास में है या सप्लाई जोन के पास में है, हम ये चेक करते। तो क्योंकि अभी कोई सप्लाई जोन ऊपर की तरफ नहीं है तो हम इसको लो ऑन द कर्व कंसिडर करेंगे। हम इसको ये मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि प्राइस जो है अभी डिमांड जोन के पास ही है, हम इसमें खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा ट्रेंड पे। ट्रेंड देखने के लिए हम चार्ट ओपन करेंगे वीकली वाला, तो ये हमारा वीकली चार्ट है। अब इस पे चेक करेंगे वीकली चार्ट पे सेवंथ कैंडल, जैसे कि बताया था मैंने आपको सेवंथ कैंडल देखनी होती है। करंट वाली जो कैंडल है लेटेस्ट वाली, वहां से लेके पीछे की तरफ सातवें कैंडल, तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये है सातवीं कैंडल। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, थिकनेस इसकी बढ़ा दी, और अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। चलो कलर भी ब्लैक दे देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे, और ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखते हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ पे जा रही है, तो ये देखो आप मूविंग एवरेज इस वाले बॉक्स में है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ दिख रही है अलग से ही, तो ये अब ट्रेंड है। तो ट्रेंड जो है वो हमारे हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में नहीं है। अगर ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड यहाँ पे होता नीचे की तरफ, और हायर टाइम फ्रेम पे हमने देखा है कि हम इसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में ट्रेडिंग नहीं करेंगे अगर हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एक दूसरे के अगेंस्ट है, वहां पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस स्टॉक पे। अगर ये मैं कहूँ कि मंथली ट्रेडिंग पे हायर टाइम फ्रेम पे हमें जो कर्व हम मार्क कर रहे हैं, अगर सप्लाई जोन भी मिल गया डिमांड जोन मिल गया, बट जो हमारा करंट मार्केट प्राइस आ रहा है वो इक्विलिब्रियम आ रहा है, साइडवेज आ रहा है, यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ऊपर जाना है प्राइस को या नीचे जाना है। ठीक है, तो वहां पे हम ट्रेंड के बेसिस पे ही ट्रेडिंग करते हैं। अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड हुआ तो हम खरीदने का फाइनल डिसीजन लेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड हुआ तो हम उसको बेचने का फाइनल डिसीजन लेंगे। टोटली डिपेंड करेगा हमारे ट्रेंड पे। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम मार्केट नहीं है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पर डिमांड जोन है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस हमारे डिमांड जोन के पास है। तो हम क्या करेंगे, बस ये चेक कर लेंगे कि ट्रेंड हमारे अगेंस्ट ना हो। ये ट्रेंड अब ट्रेंड है तो ये हमारे अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, फिर हम चलेंगे फाइनल डिसीजन लेने के लिए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या करना होगा, हमें एक फ्रेश डिमांड जोन मार्क करना होगा। ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये 586 के पास जैसे कि करंट मार्केट प्राइस है, ये कैंडल है, तो इसके नीचे देखना होता है हमें डिमांड जोन। ठीक है, तो इसके नीचे देखने के लिए आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको इजी रहे उसके नीचे देखना। अब इस लाइन के नीचे देखना है हमें डिमांड जोन, तो यहाँ पे एक कैंडल ये आ रही है बेस कैंडल, तो इसके नीचे ही कर लेते हैं हम लाइन को ड्रॉ, ताकि इजी रहे कि इसके नीचे देखना है हमें। तो देखो मिल गया है यहाँ पे डिमांड जोन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे रहेगी, अभी ये तीन बेस कैंडल्स हैं, तो इसमें सबसे ऊपर जिसका बॉडी पार्ट है, तो इस वाली का है, बीच वाली का, यहाँ पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन रहेगी। उसके नीचे वाली कैंडल में थोड़ा सा गैप है, ये देखो थोड़ा सा गैप है, तो प्रॉक्सिमल लाइन जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, और डिस्टल लाइन हमारी कहाँ पे रहेगी, ये डिपेंड करेगा हमारे पैटर्न पे, पैटर्न कौन सा है। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था प्राइस,
फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अब ये कंटिन्यूअस पैटर्न ही गया। तो ये हमारा रिवर्स पैटर्न है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया गिरता हुआ, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स पैटर्न हो गया। पहले साइडवेज हुआ, फिर ऊपर जाने लग गया, तब भी ये हमारा रिवर्स पैटर्न हुआ। तो हम इसमें डिजिटल लाइन जब मार्क करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? जो लैगिंग कैंडल है हमारी, बेस और लेगआउट कैंडल, इसमें देखेंगे सबसे नीचे किसका है, बॉडी पार्ट या बॉटम शेडो, तो इस कैंडल का है। तो यहाँ पे हम रखेंगे डिजिटल लाइन। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया हमारा डिमांड जोन। ठीक है, एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, टारगेट कितना लेना चाहिए, तो ये चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी इन चीजों को समझ रहे हैं बेसिक, कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको मार्क किया। तो मंथली ट्रेडिंग करनी है तो हमें इस तरीके से देखने होते हैं, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट। और वीकली ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो वो सबसे पहले वीकली चार्ट पे हमारा जो हायर टाइम फ्रेम होगा वो वीकली चार्ट का हो जाएगा। उसी को हम ओपन करेंगे वीकली चार्ट को, और वहां पे कर्व का एनालिसिस करेंगे कि हाई ऑन द कर्व है या लो ऑन द कर्व है, खरीदने का डिसीजन लेना है या बेचने का डिसीजन लेना है। फिर डेली चार्ट पे हम चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है, यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होगा हमारा वो डेली चार्ट होगा अगर वीकली ट्रेडिंग करनी है तो। और आवरली चार्ट जो होगा हमारा वो लोअर टाइम फ्रेम बन जाएगा, जहां पे हमें फाइनल डिसीजन लेना होगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली खरीदना है और कहाँ पर इसको बेचना है। तो वो जोन मार्क करने के लिए हमारा आवरली चार्ट काम आएगा, डिमांड या सप्लाई जोन मार्क करने के लिए। अब ये है हमारा डेली ट्रेडिंग अगर करनी है या इंट्राडे करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेली चार्ट को सबसे पहले ओपन करेंगे। वो हमारा बन जाएगा हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम जिसपे हम ये देखेंगे कि कर्व हाई ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व है, या इक्विलिब्रियम है, करंट मार्केट प्राइस जो है वो कौन से जोन के पास है, डिमांड जोन के पास है, सप्लाई जोन के पास है, या साइडवेज है। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे डेली चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम जो हमारा बन जाएगा। फिर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखेंगे ट्रेंड को चेक करने के लिए, वो हमारा आवरली चार्ट पे देखेंगे। आवरली चार्ट जो होगा वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा। फिर हमें जो फाइनल डिसीजन लेना है इंट्राडे के लिए, खरीदने या बेचने के लिए डिमांड या सप्लाई जोन मार्क करना है, वो हमारा 15 मिनट का जो चार्ट होगा वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। उस पर हम देखेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली मार्क करना है, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, फाइनल डिसीजन वहीं पे लेंगे। तो ये था हमारा टाइम फ्रेम, कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम का। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, ये तीनों चीजें एक ही स्टॉक पे अप्लाई करके दिखाएंगे। मैं कोई दूसरा स्टॉक ओपन कर लेता हूँ और इस पे ये तीनों टाइम फ्रेम्स को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, उस पर चेक करेंगे। कोई भी ओपन कर लेते हैं दूसरा कोई भी स्टॉक, जैसे कि कोई ओएनजीसी का कर लेते हैं। ठीक है, इसका मंथली चार्ट सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। मंथली ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसका चेक करते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना होगा पीछे से। ठीक है, इसकी हिस्ट्री चेक करनी होगी कि इसमें अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये देखने के लिए तो ये देखिए आप कि ऑल टाइम हाई का जो लेवल था वो तो बहुत पीछे था। 2014 में इसने बनाया था यहाँ पे तो 315 रुपए के आसपास। यहाँ पे इसका इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो यहाँ पे था, सबसे ऊपर का प्राइस। ठीक है, और अभी ये स्टॉक का प्राइस गिरता गिरता कहाँ पर चल रहा है, 183 के पास चल रहा है। 183 के पास चल रहा है स्टॉक का प्राइस। तो अब सबसे पहले हमें इसमें एक डिमांड जोन मार्क करना है
और एक सप्लाई जोन मार्क करना है, ये देखने के लिए कि कर्व कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि डिमांड जोन तो हमारा बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के पास में ही है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब क्योंकि एक ही बेसिक कैंडल है, तो और ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसकी जो डिजिटल लाइन रहेगी वो यहीं पे रहेगी। ये देखो, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है प्राइस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। ये मैंने आपको बता दिया है, बट जब भी आप हायर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो है उसमें डिजिटल लाइन के लिए इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल लाइन आप कहाँ पे मार्क करेंगे। हमें मतलब किस चीज से, प्रोक्सिमल लाइन से, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि करंट मार्केट प्राइस प्रोक्सिमल लाइन के पास, कौन सी प्रोक्सिमल लाइन के पास है, सप्लाई जोन वाली प्रोक्सिमल लाइन के पास है या डिजिटल लाइन या डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन के पास है। तो अब ये करंट मार्केट प्राइस वैसे तो यहाँ डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन के पास है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि कोई सप्लाई जोन इसके पास में तो नहीं है। तो वो देखने के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर मैं एक पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमें सप्लाई जोन इस लाइन के ऊपर देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल है, ठीक है, तो इसके ऊपर देखना है हमें सप्लाई जोन। अब यहाँ पे भी इस वाली बेस कैंडल की टॉप शेडो है, तो मैं इसके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लाइन को यहाँ पे कर देता हूँ। अब पीछे चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस कैंडल ने लाइन को यहाँ पे टच किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे लाइन को, यहाँ पे रखेंगे, फिर देखेंगे कोई सप्लाई जोन मिल रहा है तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने टच किया हुआ लाइन को, इसके हम ऊपर रखेंगे लाइन को, ठीक है। फिर से इस कैंडल ने लाइन को टच किया हुआ है, तो हम इसके भी ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे एक लेग कैंडल है, ये बेस कैंडल है दोनों, और ये फिर से लेग कैंडल। तो यहाँ पे बन रहा है एक सप्लाई जोन, लेग इन कैंडल और ये लेग आउट कैंडल, ये दोनों बीच की बेस कैंडल्स। ये दोनों बेस कैंडल्स क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जूम करके दिखाता हूँ, जूम इन करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें इसकी टॉप शेडो और बॉटम शेडो वो इस बॉडी पार्ट के इक्वल लग रही है, इसीलिए ये वाली भी बेस कैंडल है और ये भी बेस कैंडल है। हाँ, ये लेगिंग कैंडल है। तो इसमें जब हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे तो प्रोक्सिमल लाइन का ही ध्यान रखना है हमें। हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करते वक्त आप सिर्फ प्रोक्सिमल लाइन मार्क कर सकते हो, डिजिटल लाइन मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्व को आइडेंटिफाई करना है कि करंट मार्केट प्राइस किसके पास में है, ठीक है। तो अब जैसे ये ब्लैक कलर की लाइन, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ प्रोक्सिमल लाइन, क्योंकि यहाँ पे आएगी इस बेस कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो सबसे नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी प्रोक्सिमल लाइन, यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए, जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारी सप्लाई जोन की लाइन, प्रोक्सिमल लाइन, और जो ये लाइन है हमारी नीचे की तरफ, ये हमारी डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो बिल्कुल डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन के पास है। अगर ये करंट मार्केट प्राइस यहाँ कहीं होगा, ये देखो, अगर ये करंट मार्केट प्राइस लेट सपोज करो कि यहाँ कहीं होता या यहाँ कहीं होता, तब हमें थोड़ा ये कंफ्यूजन होता कि ये डिमांड जोन के पास है, सप्लाई जोन के पास है, या इक्विलिब्रियम। ये पता करने के लिए हम वो तीन लाइन ड्रॉ करते कि एग्जैक्टली ये कौन से जोन में है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे हम ये दो लाइनें और ड्रॉ करते बीच में इक्वल डिस्टेंस पे, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये डिमांड जोन के पास में ही घूम रहा है, डिमांड जोन के पास ही, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमें इसको खरीदने का डिसीजन लेना है। ये मंथली चार्ट था, यानी कि हायर टाइम फ्रेम था। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे।
ये है हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। हम मंथली ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर इस पे चार्ट पे, तो वीकली चार्ट ही हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रहेगा। अब इसमें ये मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई है, मैंने पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है 50 की। ठीक है, तो अब सातवीं कैंडल देखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कैंडल। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और देख लेंगे मूविंग एवरेज जो है इस वाले बॉक्स में है, यानी कि अप ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस वाले में होती तो डाउन ट्रेंड होता, और इसके बिल्कुल पास होती या इसके चिपकी हुई होती इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो वो हमारा साइडवेज का ट्रेंड होता, इक्विलिब्रियम होता। तो एक चीज और बता देता हूँ कि आपने अगर यहाँ पे देख लिया मंथली चार्ट पे कि हमें खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, डिमांड जोन के पास है। अब ट्रेंड जो है हमारा वो यहाँ पे है साइडवेज, यानी कि ट्रेंड को कंफ्यूजन है कि ऊपर का ट्रेंड बनेगा या नीचे का ट्रेंड बनेगा आगे चल के, तो आप तब भी खरीदने का ही डिसीजन लोगे फाइनल लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम ने बोल दिया है कि हम उसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों ट्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। ये जो दोनों टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, इन दोनों पे एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेंड ऊपर का है और यहाँ पे हमें पता चलता कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो सप्लाई जोन के पास है, तब हम इस पे ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि कर्व हो जाता उसमें हाई ऑन द कर्व कि बेचना चाहिए, वो ट्रेंड हो जाता ऊपर का, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं लोग, वहां पर हमें स्टॉक पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अब चलते हैं डेली चार्ट पे जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमें इसको फाइनल डिसीजन लेना है खरीदने के लिए, डिमांड जोन मार्क करना है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ हमें खरीदना चाहिए, लेकिन कहाँ पर खरीदना चाहिए, वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम डिसीजन लेते हैं डेली चार्ट पे। तो जैसे कि करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, डिमांड जोन मैंने आपको मार्क करना बताया है, एक लाइन नीचे ऐसे ड्रॉ करके, फिर देखेंगे किसी कैंडल ने टच तो नहीं किया, फिर उस कैंडल के नीचे रख देंगे। फिर यहाँ पर जैसे अगर हमें मिल रहा है डिमांड जोन, तो वहां पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चार बेसिंग कैंडल्स हैं, तो चार में सबसे ऊपर का सबसे ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो किस कैंडल का है, इन दोनों कैंडल्स का, इसका और इसका, इन दोनों का बॉडी पार्ट ऊपर है। तो यहाँ पे हमारी प्रोक्सिमल लाइन आ गई है, ये लेग आउट कैंडल हो गई है, ये लेग इन कैंडल हो गई है। काफी छोटी है लेकिन लेग इन कैंडल है ये देखिए। तो अब इसमें पैटर्न देख लेंगे कि कौन सा है। कंटिन्यूअस पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये देखो, यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस बॉक्स में ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली प्राइस, पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ की थी। इसमें हमारा जो प्रोक्सिमल लाइन है वो ये हो गई है। डिजिटल लाइन कहाँ पे रहेगी, कंटिन्यूअस पैटर्न में हम लेगिंग कैंडल को इग्नोर करते हैं और इसको लेगिंग को इग्नोर करेंगे और बेस कैंडल्स को और लेग आउट कैंडल में देखेंगे सबसे नीचे किसका है बॉडी पार्ट या बॉटम शेडो। तो सबसे नीचे ये वाली जो बेस कैंडल है इसका लग रहा है मुझे बॉटम शेडो, यहाँ पे रहेगा हमारा, ये डिजिटल लाइन रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये मार्क हो गया डिमांड जोन। टाइम फ्रेम इस तरीके से काम करते हैं अलग अलग ट्रेडिंग पे, मंथली ट्रेडिंग पे इस तरह से, वीकली ट्रेडिंग करनी है तो हम ऐसे वीकली चार्ट ओपन करेंगे, सबसे पहले इसी में चेक करेंगे कि कर्व कहाँ पे है, करंट मार्केट प्राइस जो है वो डिमांड जोन के पास है या सप्लाई जोन के पास है, यहाँ से आइडेंटिफाई करके फिर हम चलेंगे वीकली के बाद डेली चार्ट पे जो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, फिर हम जाएंगे आवरली चार्ट पे जो बनेगा हमारा लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये हो गया टाइम फ्रेम्स का प्रैक्टिकल। अब हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ओड एनहेंसर।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या होगा ऐसा स्कोर। तो अब किसी भी स्टॉक पे या तो खरीदने का डिसीजन लेंगे या उसको बेचने का डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एंट्री लेने से पहले स्टॉक में डिमांड जोन या सप्लाई जोन अगर हम मार्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। उस जो हम जोन मार्क कर रहे हैं, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए कि वो वीक तो नहीं है, जो हम जोन मार्क कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के लिए कितना सही है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब पता करने के लिए हम ओड एंड आंसर स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 3 क्वेश्चन हमें लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करने होते हैं एंट्री लेने से पहले। 3 क्वेश्चन कंफर्म करने हैं कि जो हमने मार्क किया है, फॉर एग्जांपल डिमांड जोन, तो उसकी फ्रेशनेस को कितने मार्क्स मिलते हैं, वो फ्रेश है या नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, टाइम मीन्स नंबर ऑफ डेसिंग कैंडल्स कितने हैं, ये सभी हमें चेक करने पड़ते हैं वहां पर, ठीक है। अब ये फ्रेशनेस का जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर डिमांड या सप्लाई जोन हम मार्क कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर वो फ्रेश है तो उसको पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए किसी भी स्टॉक में, डिमांड या सप्लाई जोन में हमें एंट्री लेनी है, तो मिनिमम पासिंग स्कोर होता है 5.5। इससे ज्यादा होगा, 6 होगा तो वो अच्छा है, 7 होगा, 7 आउट ऑफ 7 होगा तो वो सबसे अच्छा माना जाता है वो जोन। तो टोटल 7 मार्क्स में से हम इनको स्कोर देते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे। अब ये फ्रेशनेस को देखिए आप, कैसे मैंने दिखाया हुआ है कि ये वाली लैगिंग कैंडल है, ये 3 बेस कैंडल है, ये लेआउट कैंडल है। अब डिमांड जोन तो मार्क कर लिया है, लेकिन ये चेक करेंगे अगर इस डिमांड जोन की जो ये प्रोक्सिमल लाइन है, लेगआउट कैंडल के बाद किसी दूसरी कैंडल ने अगर इस प्रोक्सिमल लाइन को टच नहीं किया एक भी बार, तो वो फ्रेश डिमांड जोन है, फिर वो हमारा फ्रेश डिमांड जोन होगा जिसको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे कि फ्रेशनेस को 1.5 स्कोर कब मिलेगा, जब वो लेग आउट कैंडल बनने के बाद कोई भी एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल उसको टच कर देती है प्रोक्सिमल लाइन को, तो फिर वो फ्रेश नहीं रहता। तो इसमें भी एक कंडीशन है, अगर डिमांड जोन को लेग आउट कैंडल के बाद किसी कैंडल ने टच कर दिया, जैसे ये बेस कैंडल है, इसकी बॉटम शेडो ने टच कर दिया इसको प्रोक्सिमल लाइन को, फिर ये कंडीशन है कि जो डिस्टल लाइन है और प्रोक्सिमल लाइन है, इन दोनों के जो बीच का गैप है, ठीक है, ये मैंने ऑरेंज कलर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये सेंटर पॉइंट है इन दोनों के बीच का, प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन के बीच का ये सेंटर पॉइंट है। तो अगर इसके ऊपर तक वो टच करती है, मतलब आधे से भी कम टच किया उसने, ऑरेंज कलर की लाइन तक टच होता अगर ये डिमांड जोन, या ऑरेंज कलर की लाइन से नीचे होता, तब इसको कितना स्कोर मिलता, 0। 1.5 स्कोर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक बार टच हुआ है, सिर्फ एक बार टच हुआ है, और वो भी जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे ऊपर ऊपर तक टच हुआ है, ठीक है। ये जो जोन है पूरा, ये इसके सेंटर से ऊपर ऊपर तक टच हुआ, इसीलिए इसको 1.5 स्कोर मिलता है। इसके बाद किसी कैंडल ने फिर टच नहीं किया, तो हम इसको 1.5 स्कोर देंगे फ्रेशनेस को, कि सिंगल टाइम टच हुआ है और वो भी आधे से कम हुआ है। फिर हम फ्रेशनेस को 0 मार्क्स कब दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि लगआउट के बाद वाली कैंडल ने एक बार टच कर दिया, फिर 2 कैंडल्स बनी, फिर इस वाली कैंडल ने फिर से टच कर दिया। अब फिर से टच कर दिया, वो भले ही ऑरेंज कलर की लाइन से ऊपर है, यानी जितना इसका हाफ है प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन का, उस हाफ पॉइंट से कम किया है, बट दूसरी बार टच हो गया तो ये 0 स्कोर मिलेगा। और पहली बार में अगर इतना टच हो गया, ऑरेंज कलर की जो लाइन है सेंटर पॉइंट यहाँ तक या इसके नीचे ही पहली बार में टच हो गया, तब भी 0 मिलेगा। तो ये 1.5 मार्क्स की ये कंडीशन है कि ऐसे होना चाहिए।
एक बार टच होना चाहिए और हाफ या हाफ से कम होना चाहिए। जो ये हाफ होता है इन दोनों का डिस्टेंस उससे कम होना चाहिए, तब मिलेगा 1.54। ठीक है जी। ये बात हो गई है फ्रेशनेस की। अब इसी तरह से जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ। ये देख लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में मैक्सिमम जो मार्क्स मिलते हैं अच्छी स्ट्रेंथ को, वो 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारी लैगिंग कैंडल है, ये 3 हमारी बेस कैंडल्स हैं, और इसके बाद फिर 2 जो बनी हुई हैं ये लैग कैंडल है। अब प्रोक्सिमल लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। अगर आपको स्ट्रेंथ जो है चेक करनी है कैसी है कैंडल की, तो डिमांड जोन मार्क करने के बाद आपको देखना है कि लेग आउट के बाद वाली जो कैंडल बनी है वो सेम कलर की बनी है या दूसरे कलर की बनी है। ग्रीन कलर की जैसे लेग आउट कैंडल है डिमांड जोन की, ठीक है, तो लेग आउट के बाद वाली कैंडल भी सेम कलर की होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। और दूसरी कंडीशन कि वो लेग कैंडल होनी चाहिए, बेस कैंडल नहीं होनी चाहिए ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए और लेग कैंडल होनी चाहिए, तब वो स्ट्रेंथ हम मानेंगे, वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है उस डिमांड जोन की। तो उसको हम पूरे मार्क्स देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे इसको। सेम सप्लाई जोन जब मार्क करेंगे तो उसमें जो रेड कलर की बनेगी लेग आउट कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल भी रेड कलर की होनी चाहिए और लेग कैंडल होनी चाहिए। यानी कि इसी का आप उल्टा कर दीजिए, दोनों कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, लेग कैंडल होनी चाहिए, तब उसकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी अच्छी, 2 स्कोर मिलेंगे उसके पूरे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को कम मार्क्स कब मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा अगर लेग आउट के बाद वाली कैंडल सेम कलर की नहीं है, या लेग आउट के बाद वाली कैंडल बेस कैंडल, तब भी उसको 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे मैंने दिखाया ग्रीन के बाद रेड बन गई है, या अगर ये ग्रीन बनती बट बेस कैंडल बनती तब भी इसको 1 मार्क्स मिलता। तो ऐसे ही सप्लाई जोन में होगा कि रेड कलर की लेग आउट कैंडल के बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, या फिर बेस कैंडल बनेगी उसके बाद वाली कैंडल तो 1 मार्क्स मिलेगा। अब आप इस जोन को देखो, तो इसमें जो लेग आउट कैंडल है वो हमारी जोन के अंदर है, ये प्रोक्सिमल लाइन है, ये डिजिटल लाइन है। तो प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन के अंदर हमारी लेग आउट कैंडल है, तो ऐसी लेग आउट कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर डिमांड जोन आप मार्क कर रहे हो तो जो लेग आउट कैंडल की ओपनिंग हुई है, जैसे इसका ओपन प्राइस कहाँ पे था, जहां पे इसका बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन कलर जहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन हुआ था प्राइस इसका, फिर क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हो गया। तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो डिमांड जोन जब मार्क कर रहे हैं तो प्रोक्सिमल लाइन के बाहर होना चाहिए क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तभी हम उसको प्रॉपर लेगआउट कैंडल मानेंगे, वरना उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 बेस कैंडल्स हैं, तो ये जो तीसरी वाली लेग कैंडल बनी है हम इसको भी बेस कैंडल कंसीडर करेंगे, और फिर इसके बाद वाली कैंडल देखेंगे, अगर वो इस प्रोक्सिमल लाइन के बाहर बनी हुई है ग्रीन कलर की लेग कैंडल, तो हम इसको फिर कंसीडर करेंगे लेग कैंडल। इन तीनों को हम बेस कैंडल मानेंगे फिर ऐसे केस में। ये हो गई स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं ओड एंड आंसर स्कोर के तीसरे टॉपिक की, जो है हमारा टाइम यानी नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल। तो अब यहाँ पे डिमांड जोन मैंने मार्क जो किया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल आप देख सकते हैं 3 है, और अगर एक नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल है, 2 है या 3 है, मतलब मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो या 3, तो उसको कितना स्कोर मिलेगा, 2, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे उसको। अगर 3 से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है
कि इसमें 5 बेसिक कैंडल्स आपको मिलती हैं डिमांड जोन मार्क करते वक्त या सप्लाई जोन मार्क करते वक्त। 3 से ज़्यादा और 6 से कम या 6 तक, यानी कि 3 से ज़्यादा यानी कि अगर 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, मैक्सिमम अगर 6 हैं तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। टाइम का जो उसको कोड एंड आंसर कोड का मार्क्स मिलेगा वो 1 मिलेगा। 4 से 6 के बीच में अगर है तो, और अगर 6 से ज़्यादा है नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स, 6 से ज़्यादा है कितने भी, तो उसको हम 0 मार्क्स देंगे। नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स को उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.5 जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए उस डिमांड जोन के या उस सप्लाई जोन के जिसमें आप खरीदने या बेचने का डिसीजन लेंगे। उसके 5.5 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आंसर स्कोर जो है टोटल 7 में से 5.5 होना चाहिए। अगर 5.5 से कम है तो फिर वो वैलिड नहीं है ट्रेड के लिए, फिर उस स्टॉक पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकल एक देखते हैं इसका। कि जैसे मैंने इसमें आपको बताया था ओएनजीसी का ही ओपन है यहाँ पे चार्ट, मैंने आपको बताया था मंथली चार्ट पे मंथली ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे हमने देखा था इस पे हायर टाइम फ्रेम कि इसमें हमने देखा था खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस हमारा इसके पास में है, डिमांड जोन के पास में हमारा करंट मार्केट प्राइस है, तो खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा था वीकली चार्ट पे किसका जो ट्रेंड है वो भी ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है। तो अब हम जब डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे डिमांड जोन देखना पड़ेगा और वो किसके नीचे ढूंढना होगा डिमांड जोन, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, तो इस कैंडल के नीचे अगर देखूं तो यहाँ पे इन कैंडल्स ने टच किया हुआ है, तो इसके नीचे देखेंगे हम डिमांड जोन, क्योंकि हमें फ्रेश डिमांड जोन चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक लेग कैंडल दिख रही है और 1 2 3 4 छोटी छोटी 4 बेस कैंडल्स हैं और ये सब लेग कैंडल है। ठीक है, तो हमारा डिमांड जोन सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, तो इसमें डिमांड जोन जो होगा हमारा वो ऐसे मार्क होगा कॉन्टिन्यूस पैटर्न में, यहाँ से लेके और यहाँ, सॉरी लैगिंग को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ से जो बेस कैंडल की बॉटम शेडो आ रही है यहाँ, इसमें सबसे ऊपर जो बॉडी पार्ट है वो इस वाली बेस कैंडल का है, तो इसीलिए प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे रखी है और डिस्टल लाइन मैंने यहाँ पे रखी है। इस वाली बेस कैंडल का बॉटम शेडो सबसे नीचे, लैगिंग कैंडल को हमने इग्नोर किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। तो ये हमारा एक डिमांड जोन मार्क हो गया। अब हम इसका ओड एंड आंसर स्कोर चेक करेंगे। ओड एंड आंसर स्कोर चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसकी फ्रेशनेस देखेंगे। अब देखो लेगआउट कैंडल के बाद किसी भी कैंडल में इसको टच नहीं किया, तो ये फ्रेश डिमांड जोन है। ठीक है, देख लो लेगआउट के बाद किसी भी कैंडल में सब ऊपर की तरफ है, किसी ने एक बार भी टच नहीं किया, तो फ्रेश डिमांड जोन है, इसीलिए इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। फ्रेशनेस को मिलेंगे 3 मार्क्स। फिर देखेंगे हम स्ट्रेंथ, लगआउट अच्छी, लगआउट कैंडल तो अच्छी है, प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, काफी ऊपर तक गई है कैंडल। अब लगआउट के बाद वाली जो कैंडल है वो बेस कैंडल है और रेड कलर की है, तो इसीलिए इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर सेम कलर की होती तो पूरे 2 मार्क्स मिलते और ब्लैक कैंडल होती तब पूरे 2 मार्क्स मिलते। अब इसको मिलेगा 1 मार्क्स, तो इसको मिलता है 1 नंबर। फ्रेशनेस को पूरे 3 और नंबर ऑफ बेसिक कैंडल हमारी कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, तो ये 3 नहीं है। अगर ये 3 तक होती तो इनको 2 मार्क्स मिलते
नंबर ऑफ बेसिक कैंडल को। अब इनको 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि 4, 4, 5 या 6, 4 से 6 तक अगर होती है नंबर ऑफ बेसिक कैंडल तो उनको 1 नंबर मिलता है। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर इसको मिलेगा स्ट्रेंथ के। टोटल कितने हुए? 3 फ्रेशनेस के, स्ट्रेंथ का 1 4 और नंबर ऑफ बेसिक कैंडल का 1 5, टोटल हुए 5। हमें कितने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए? मिनिमम पासिंग मार्क्स 5.5। तो इसका जो ओड एंड आंसर स्कोर है वो लेस देन 5.5 है, तो इसलिए ये जोन जो है, डिमांड जोन, ये वैलिड नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम तो यही बोल रहे हैं कि हम इसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं, बट ये जोन हमारा वैलिड नहीं है, तो हम इसके नीचे देख सकते हैं दूसरा जोन। आइए इसके नीचे ढूंढते हैं। इस लाइन को अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि हमें इसके नीचे देखना है जोन, डिमांड जोन। ठीक है, तो इसके नीचे देखना, तो देखिए यहाँ पे कैंडल्स टच कर रही हैं। अब हम इसके नीचे लाइन रखेंगे और इसके नीचे ढूंढेंगे दूसरा डिमांड जोन। फिर से यहाँ पे एक कैंडल आ रही है, तो इसके नीचे रखेंगे और इसके नीचे ढूंढेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये डिमांड जोन मिल रहा है, ये लेग आउट कैंडल, ये लेग इन कैंडल और 3 बेस कैंडल। तो आइए देखते हैं इसमें कितना स्कोर बनता है। मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ जो बेस कैंडल है उसमें हाईएस्ट बॉडी पार्ट किसका है। ये वाली जो बेस कैंडल है रेड वाली, इसका सबसे ऊपर है बॉडी पार्ट। यहाँ पे रखेंगे प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, आप देख सकते हैं प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो लेगिन कैंडल को हम इग्नोर करेंगे डिजिटल लाइन मार्क करते वक्त। अब इसका देखते हैं हम ओड एंड आंसर स्कोर। तो चार्ट को एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये लेग आउट कैंडल है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोक्सिमल लाइन के पास। तो अब इस प्रोक्सिमल लाइन को लेग आउट के बाद किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया है, तो फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो सेम कलर की नहीं है, लेग कैंडल नहीं है, तो इसलिए इसको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलता है स्ट्रेंथ को। और नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स जो है इसमें 3 ही हैं, तो इसमें पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स के। तो फ्रेशनेस के 3, एक स्ट्रेंथ का 4 और नंबर ऑफ बेसिक कैंडल के 2, ये हो गए 6 मार्क्स। तो यानी कि ये जोन वैलिड है ट्रेड करने के लिए। 5.5 से ज्यादा है स्कोर, ओड एंड आंसर स्कोर हमारा 6 बनता है, तो हम इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा वैलिड डिमांड जोन है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं, खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। एग्जैक्टली हमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वो टारगेट वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इस तरह से हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने होते हैं, और हमें ओड एंड आंसर स्कोर चेक करना होता है उनका। मार्क करने के बाद उनका ओड एंड आंसर स्कोर हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे उस पर फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि उस पर ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी। ठीक है, तो ये था हमारा ओड एंड आंसर का टॉपिक। अब ओड एंड आंसर में जो मैंने आपको बताया है स्ट्रेंथ, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे स्ट्रेंथ को ये 2 मार्क्स मिलते हैं सेम कलर की कैंडल बनने पे, लेग कैंडल। ठीक है, तो पूरे 2 मार्क्स गैप आने पर भी मिलते हैं। ठीक है, अगर लेग आउट कैंडल के बाद गैप आ जाता है, गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप आने के बाद फिर चाहे वो किसी भी कलर की कैंडल बने या वो बेस कैंडल क्यों ना बने, तब भी हम उसकी स्ट्रेंथ जो है
अच्छी मानेंगे और उसको पूरे 2 मार्क्स देंगे। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और इसको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 11 कैंडल, 2 बेस कैंडल, लेगआउट कैंडल। ऑरेंज कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है कि इन दोनों के बीच में आ गया है गैप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी कैंडल है लेगआउट, इसके बाद जो लेगआउट कैंडल के बाद ये कैंडल है, इन दोनों में गैप नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ये लाइन ड्रॉ करके ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा ऐसे कैंडल जिसमें गैप आ रखा हो, बट यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, गैप आ रखा है बट लेगआउट के बाद नहीं है। ये कैंडल कोई दूसरी है, बेस कैंडल है और ये भी बेस है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये वाली जो कैंडल है सप्लाई जोन मार्क करते वक्त, ये लेग कैंडल है, लेगआउट, और इसके बाद अब हो गई गैप डाउन ओपनिंग, मतलब जो अगली कैंडल बनी वो गैप देने के बाद हुई है ओपन। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई है, ये वाली कैंडल का लोवेस्ट प्राइस था यहाँ पे। अब इसके बाद कितना गैप आ गया है देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइंस के बीच में ही है गैप, इतना सारा गैप आ चुका है दोनों के बीच में। तो अगर ये लेग कैंडल होती और फिर ये बेस कैंडल बनती या किसी भी कलर की कैंडल बनती है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो हम इसको पूरे 2 मार्क्स देते हैं ऐसी स्ट्रेंथ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं ऐसी स्ट्रेंथ पे। तो अब गैप से डिस्कस करना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो गैप्स के बारे में पढ़ेंगे अब। इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है? पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई है, डिमांड जोन जैसे हमने मार्क किया और वहां पर देखा कि डिमांड जोन मार्क करने के बाद गैप अप ओपनिंग है और फिर उसके बाद में बेसिंग कैंडल बन गई है, वहां पे बेस कैंडल बन गई। देख रहे हो, ये बेस कैंडल, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर से बेस कैंडल। तो कोई यहाँ पर लेगआउट कैंडल नहीं थी, सीधा बेस कैंडल बनने के बाद लैगिंग कैंडल, फिर 2 बेस कैंडल और एक आया यहाँ पर गैप, और उस गैप के बाद बन गई फिर से बेस कैंडल। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है तो हम उस गैप को लेग कैंडल मान सकते हैं, लेग कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। ग्रीन कलर की लेग कैंडल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस गैप को, जो आप ये गैप देख रहे हैं। ये मैंने जो एरो ड्रॉ किया यहाँ पे, ये गैप है। ठीक है, इस बेस कैंडल की ये फोक शेडो है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना गैप है। तो इसलिए हम इसको डिमांड जोन मान सकते हैं, इसको लेगआउट कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये गैप नहीं होता तब हम इसको डिमांड जोन मार्क नहीं कर पाते, क्योंकि डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करने के लिए बेस कैंडल के लेफ्ट और राइट में लेग कैंडल का होना जरूरी होता है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गैप है, इसलिए हमने गैप अप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू ग्रीन लेग कैंडल, तो हम इसको ग्रीन कलर की लेग कैंडल कंसिडर कर लेंगे इस गैप को। ठीक उसी तरह अगर गैप अप ओपनिंग के बाद रेड कलर की लेग कैंडल बनती है, जैसे ये बेस कैंडल बनी है ऐसे ही रेड कलर की लेग कैंडल बन जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी इसको ग्रीन कलर की लेग कैंडल कंसिडर करेंगे इस गैप को। तो गैप होना जरूरी है, मेनली गैप होना जरूरी है। ठीक है, लेग कैंडल, ग्रीन कलर की लेग कैंडल हम तभी उसको कंसिडर करेंगे जब गैप होगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है सप्लाई जोन के केस में? अगर हमने देखा लेगिंग कैंडल है, बेस कैंडल्स हैं, बेस कैंडल के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है और फिर एक बेस कैंडल बन जा रही है, चाहे वो किसी भी कलर की बनती है, बेस कैंडल बन रही है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। तो हम उस गैप गैप को और उस बेस कैंडल को उसको कंसीडर कर लेंगे रेड कलर की लेग कैंडल। ठीक है, ये जो गैप आ रहा है ना, गैप डाउन प्लस बेसिंग कैंडल इज इक्वल टू रेड कलर की लेग कैंडल। इसी तरह से यहाँ पे
ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ये गैप डाउन प्लस ग्रीन कलर की बन गई है अब यहाँ पे रेड कैंडल, मार्क कर रही है हम यहाँ पे सप्लाई जोन, और जो गैप डाउन के बाद कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की बन गई है। तो हमें गैप डाउन के बाद कौन सी कैंडल बन रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है या नहीं हुई। सप्लाई जोन में गैप डाउन ओपनिंग और डिमांड जोन में गैप अप ओपनिंग ऊपर की तरफ। तो सप्लाई जोन में नीचे की तरफ गैप होना जरूरी है, तो हम इसको मान लेंगे रेड कलर की लेग कैंडल, यानी कि हम इसको सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। बेस कैंडल के बाद अगर गैप आता है तो ऐसे, तो हम इसको सप्लाई जोन मान लेंगे, रेड कलर की लेग कैंडल हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो गैप में सिर्फ इतना ही था। अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ एंट्री। एंट्री जो होती है हमारी तीन तरीके की होती है, तीन टाइप्स की एंट्री होती है। पहली होती है हमारी प्रोक्सिमल एंट्री, दूसरी होती है जोन एंट्री, और तीसरी होती है कंफर्मेशन एंट्री। तो प्रोक्सिमल एंट्री हमारी कब हम लेंगे, जब अगर आपने ओड एनएस डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करने के बाद ओड एनएसआर स्कोर जब उसका चेक किया तो वो आ रहा है 7/7, 7 स्टार का डिमांड जोन या सप्लाई जोन है, तो वहां पर जो हम एंट्री लेंगे वो प्रोक्सिमल एंट्री लेंगे। इसको प्रोक्सिमल एंट्री इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि ये एंट्री हमारी प्रोक्सिमल लाइन के पास ही होती है, या प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर, या प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, या कह सकते हैं उसके पास में। ठीक है, तो जब भी 7 स्टार का हमारा डिमांड जोन होता है तो हम प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं एंट्री लाइन, ताकि उसमें एंट्री मिलने के चांसेस ज्यादा रहें, एंट्री मिस ना हो। ठीक है, फिर आती है दूसरी हमारी ये जोन एंट्री। इसको हम कब लेते हैं, जब हमने देखा कि ओड एंड आंसर स्कोर जो आ रहा है वो 6 मार्क्स वाला आ रहा है, 6/7 का हमारा स्कोर है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि 6 मार्क्स वाला क्यों है, क्योंकि लेग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। अब नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल तो एक है, फ्रेश भी है, लेकिन इसमें जो लेग आउट के बाद वाली कैंडल है वो सेम कलर की नहीं बनी है लेग कैंडल, तो इसलिए इसको स्ट्रेंथ को 1 मार्क्स मिला है, टोटल 6 मार्क्स हुए। फ्रेश के 3, नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल के 2 और स्ट्रेंथ का 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स हुए। तो ऐसे ही जब भी 6 मार्क्स वाला ओड एंड आंसर स्कोर हो और आपने डिमांड जोन मार्क किया है, तो वहां पे आप एंट्री लेंगे जोन एंट्री, जोन के अंदर, यानी कि ये प्रोक्सिमल लाइन और जो डिस्टल लाइन है इन दोनों के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंट्री लाइन, और यहाँ पे जब कैंडल आएगी तब आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी। ठीक है, जैसे ये प्राइस अब आया है, तो इसमें एंट्री कहाँ पे एक्टिवेट हुई है, इस ब्लैक कलर की लाइन को जब इस कैंडल ने टच किया है, यहाँ पे एंट्री लेंगे फिर इसमें। तीसरी होती है हमारी कंफर्मेशन एंट्री। जब हमारा ओड एंड आंसर स्कोर 5.5 आता है, ये कब आएगा, जब आपका जो डिमांड जोन होगा वो टेस्टेड होगा, वन टाइम टेस्टेड, एक बार टच हुआ है। ठीक है, तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे फ्रेशनेस को जब वो एक बार टेस्ट चेक होगा, एक बार जब वो टेस्ट होगा किसी भी बेस कैंडल से या लेग कैंडल से, या एक बार कोई भी कैंडल टच करती है फिर दोबारा नहीं करती है, तो 1.5 मार्क्स उसको मिलेंगे फ्रेशनेस को। स्ट्रेंथ को जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, लेग आउट के बाद वाली सेम कलर की है, और नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल को पूरे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 1.5 +2 टोटल 5.5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एंट्री लेंगे कब लेंगे, जब कैंडल्स ऐसे जोन के अंदर एंटर करेंगी, उसके बाद जोन के अंदर एंट्री होने के बाद जो भी ग्रीन कलर की, जैसे ये डिमांड जोन है, तो जो भी ग्रीन कलर की लेग कैंडल बाहर की तरफ क्लोजिंग देगी तब हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, वहां पर हमें एंट्री लेनी है, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री। अब ये कंफर्म हो गया है एंट्री मिलने के बाद कि अब प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, मार्केट का प्राइस जो है ऊपर जाना चाह रहा है। जैसे कि ये नीचे यहाँ पे आई कैंडल,
अब ये कोई भी कैंडल बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये बेस कैंडल बने या लेग कैंडल बने या किसी कलर की बने, जो एंट्री मतलब जोन के अंदर कैंडल आने के बाद जो भी कैंडल इस प्रोक्सिमल लाइन के बाहर बनेगी, अंदर आने के बाद जब बाहर कोई भी कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की लेग कैंडल, तब हमारा कंफर्मेशन एंट्री के लिए हम इसको मार्क करेंगे डिमांड जोन में। तब यहाँ पे हम कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल हुआ है, मैंने इसीलिए ये दिखाया हुआ है क्योंकि ये एग्जांपल्स यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो फिर ये ढूंढने मुश्किल होते हैं, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। इस तरह की सिचुएशन जब भी आएगी, अगर सप्लाई जोन होता तो उसमें भी सेम होता, उसमें बस ये होता जब उस सप्लाई जोन के अंदर कोई भी कैंडल एंटर होती है उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी, जैसे अगर मान लो ये सप्लाई जोन है, ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन और ये वाली, ये मान लो ये सप्लाई जोन, तो इसके अंदर कोई भी कैंडल जैसे ये एंटर हो गई, अब इसके बाहर जब जो भी कैंडल यहाँ नीचे की तरफ अगर बनेगी रेड कलर की, तब वो हमारा कंफर्मेशन एंट्री लेंगे हम वहां पे 5.5 मार्क्स वाला जब बोर्ड एंड आंसर स्कोर होता है, तब हम वहां पे कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन एंट्री जो होती है ये हम पहले से मार्केट में ऑर्डर नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए हमें लाइव चार्ट पे देखना होता है कि जब वो कैंडल जोन से बाहर निकल जाए तब हम उसमें कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं। बाकी जो दो एंट्री हैं जोन वाली और प्रोक्सिमल वाली, इसको हम पहले से मार्केट में ऑर्डर डाल सकते हैं, चार्ट लाइव चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। जब भी वो प्राइस वहां पर आएगा प्रोक्सिमल लाइन पे या आपके जोन के अंदर, तो वहां पे एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये फर्क था इन तीनों एंट्रीज में। अब ये है एग्जिट स्ट्रेटजी कि हमें एग्जिट कहाँ लेनी है, टारगेट और स्टॉप लॉस हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो अब ट्रेडिंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने या तो डिमांड जोन मार्क कर लिया या सप्लाई जोन मार्क कर लिया, खरीदने या बेचने का डिसीजन ले लिया, एंट्री मिल गई। अब एंट्री मिलने के बाद क्या क्या हो सकता है, या तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, आपने जो टारगेट सेट किया है वो अचीव हो गया, बड़ा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। या हो सकता है जो आपने टारगेट सेट किया है एंट्री मिलने के बाद मार्केट बंद होगी बट वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस जो था आपके एंट्री के ऊपर था करंट मार्केट प्राइस, तो प्रॉफिट तो हुआ बट वो छोटा हुआ, तो ठीक है। ये हो सकता है स्मॉल प्रॉफिट, या ब्रेक इवन पे आप बाहर निकल सकते हो। आपकी एग्जिट यहाँ पे हो सकती है कि एंट्री जहाँ ली है वहीं पे ही प्राइस ऊपर थोड़ा सा जाके और वहीं पे ही प्राइस आ गया, मार्केट क्लोज हो गई, या आपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ही उसको स्केयर ऑफ कर दिया, आपने एग्जिट कर दिया उस स्टॉक को, ना तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ ना उसमें टारगेट हिट हुआ, जहां पे आपने खरीदा था वहीं के आसपास आपने बेच दिया, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप बाहर निकल गए, ठीक है। स्मॉल लॉस कब होगा, जो आपने स्टॉप लॉस सेट किया है वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया है, तो आपका छोटा लॉस हो जाएगा, छोटा लॉस लेके आप बाहर निकलेंगे मार्केट से। और बड़ा लॉस अगर आपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया, आपने जो स्टॉप लॉस हमने सेट किया था स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और एनहांसर स्कोर के अकॉर्डिंग, उसको बाद में मॉडिफाई करके और नीचे कर लिया या स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की अगर लापरवाही करेंगे तब बड़ा लॉस होगा। तो किससे बचना है, हमें सिर्फ इस बड़े लॉस से बचना है, ये सारी चीजें होंगी तो चलेगा, क्योंकि ये सब ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बड़ा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट, या हो सकता है किसी स्टॉक में कुछ भी ना हो, या फिर स्टॉप लॉस से हो, ये चार चीजें होंगी तो चलेगा। बस इससे बचना है, लार्ज लॉस बड़े लॉस से बचना है, तो आप ज्यादा टाइम तक ट्रेडिंग में टिक पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे अगर इस चीज से बचोगे, ठीक है। टारगेट represent at least 1:3 risk to reward ratio. Focus on rewards that are at least 2 to 3 times greater than our risk.
एटलीस्ट 2 to 3 times। ठीक है, तो कम से कम जो हमारा जो टारगेट होगा प्रॉफिट के लिए, जो हम टारगेट रखेंगे वो कम से कम डबल होना चाहिए जितना हमने लॉस बुक किया है। स्टॉप लॉस जहां पर रखेंगे, जितने रुपए का हमारा स्टॉप लॉस में और एंट्री में डिफरेंस आएगा। मान लो 10 रुपए पे एंट्री ली है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी 1 रुपए का हमने वहां पे लॉस बुक किया है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट का टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे? डबल रखेंगे, एटलीस्ट 12 रुपए पे। ठीक है, 10 पे खरीदा, 12 पे बेचा, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है तो वो कितने का होगा? 10 पे खरीदा, 9 पे बेचा, तो 1 रुपए का होगा। तो कम से कम उसका लॉस का डबल होना चाहिए हमारा प्रॉफिट। इससे क्या होगा कि जब आप मल्टीपल स्टॉक सेलेक्ट करके उस पर ट्रेडिंग करोगे, अगर आपने 10 स्टॉक पे ऑर्डर डाला एंट्री के लिए, खरीदने या बेचने के लिए, और आपके विनिंग ट्रेड गए 5, अगर 5 भी आपके सही गए और 5 गलत गए जिनमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे बाहर। कैसे? क्योंकि अगर हर एक स्टॉक में आपने 1 रुपए का आप लॉस ले रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 5 स्टॉक गलत गए, उसमें कितना लॉस हुआ आपका? 5 रुपए का। और जो बाकी 5 स्टॉक आपके सही गए, उसमें आपका कितने का प्रॉफिट हुआ? एक स्टॉक पे 2 का हुआ, तो 5 पे 10 रुपए का। तो जब आप कैलकुलेट करोगे टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस, तो ओवरऑल आप +5 आएगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। 10 - 5 करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेशन के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इसका करते हैं प्रैक्टिकल। एंट्री और एग्जिट ये दोनों हमने देख लिए हैं, अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है पहले से ONGC का। तो अब ये कौन सा जोन है? 6 स्टार वाला डिमांड जोन है ये। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल को मिलते हैं 2 मार्क्स, फ्रेशनेस के 3 मार्क्स, और स्ट्रेंथ को मिलता है 1 मार्क, 1 नंबर। तो तो इसमें हम एंट्री कहाँ पे रखेंगे? एंट्री कौन सी लेंगे इसमें? कंफर्मेशन एंड सॉरी, जोन एंट्री लेंगे इसमें, क्योंकि ये 6 स्टार वाला डिमांड जोन है। 6 आउट ऑफ 7 वाला इसका वुड एंड एसर स्कोर है। तो जोन एंट्री कहाँ पे होगी? यहाँ पे प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोनों के बीच में, यहाँ पे अंदाजे से। और इसका कलर हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो अभी करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर है? देखो, करंट मार्केट प्राइस है अभी 183 के पास, और हमारा ये कहाँ पर है? प्राइस क्या है? 166 के पास। ठीक है, तो इसमें एंट्री यहाँ पे रहेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए? ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे रखना चाहिए स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे। इसको दे देंगे रेड कलर। ये हो गया स्टॉप लॉस 164 के पास, 166 के अप्रोक्स एंट्री। और अब लॉस कितने रुपए का बुक हो रहा है? 2 रुपए के अप्रोक्स लॉस बुक हो रहा है। तो हमारा टारगेट 4 रुपए का होना चाहिए, यानी कि 170.6 के समथिंग यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा रहेगा टारगेट। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे एनालिसिस करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे स्टॉक में एंट्री मिलने के और टारगेट अचीव होने के। क्योंकि अगर आप एक या दो स्टॉक पे ही एनालिसिस करके ट्रेडिंग करेंगे और उन एक या दो में ही स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो फिर आप वहां पे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे अगर जब आप करेंगे ट्रेडिंग, आपके विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा होंगे। और अगर ज़्यादा नहीं भी होंगे, अगर इक्वल भी होंगे, तो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अगर मैनेज करके चलोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा हो
कुछ भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। और इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए वीडियोस यहाँ पे डालता रहूँगा, ताकि जिससे आपको और चीज़ों की क्लैरिटी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।